हेलो गाइस, मैं हूं मयंक। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। ये हमारा वीडियो नंबर तीसरा है। पीसीएस मंत्र का हम आर ओ या का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? पैगंबर के सेनापति उपाधि, ये उपाधि किस सल्तनत के सुल्तान ने धारण की थी? पहला है मुबारक शाह खिलजी, दूसरा है खुसरो शाह, तीसरा है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर करिए अपनी कॉपी पे। आप 41 से फिर टिक लगाना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी, खुसरो शाह। ठीक है, खुसरो मलिक नसरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसने पैगंबर का सेनापति नाम से उपाधि धारण की। मुबारक खिलजी ने इसे खुसरो खां की उपाधि दी थी। ठीक है, और इसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया था मुबारक खिलजी ने। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42, मसाहत निम्न से संबंधित है। मसाहत, मसाहत क्या है? ऑप्शन ए है भूमि, ऑप्शन बी सिक्का, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी न्याय। तो चलिए इसका आंसर करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है भूमि। पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त मसाहत कहलाता था। ठीक है, यानी जो पैमाइश के आधार पर पूरा जो कलेक्शन होता, टैक्स कलेक्शन होता था, उसे हम क्या क्या बोलते थे? मशाहत। इसमें प्रति इकाई बिश्वा को आधार बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मसाहत को अपनाया था। तो मसाहत अपनाने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आसिका किसके आदेश पर लिखी? सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि आसिका किसकी रचना है। तो ये अमीर खुसरो जी की रचना है। किसके आदेश पर इन्होंने लिखा है? ऑप्शन ए रायकरण, ऑप्शन बी देवल रानी, ऑप्शन सी खिज खां, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, आपके खिज्र खान। ठीक है, आसिका देवल देवी एवं खिज खान के प्रेम संबंधों पर आधारित पुस्तक है। ठीक, ये आस्का देवल देवी एवं खिज खान के प्रेम संबंधों पर आधारित पुस्तक है। इन्होंने 1315 ईस्वी में इस पुस्तक का लेखक खिज खां के आदेश पर इसका पुस्तक का लेखन किया गया 1315 ईस्वी में। इसी में अमीर खुसरो कहते हैं कि यदि मैं भारत की प्रशंसा करता हूँ तो मुझे पक्षपाती ना समझा जाए। इस पुस्तक में अमीर खुसरो मंगोलों द्वारा स्वयं के बंदी बना दिए जाने की सूचना भी देते हैं। ठीक है, यानी अमीर खुसरो जी को मंगोलों ने बंदी बना लिया था, तो इसी पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य किसने स्टार्ट किया है? क्वेश्चन ऑप्शन ए कृष्ण फर्स्ट, ऑप्शन बी दांती दुर्ग, ऑप्शन सी गोविंद द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी, दांती दुर्ग। ठीक है, राजपूत साम्राज्य का संस्थापक दांती दुर्ग था। संजन अवलेख, एक अवलेख है, संजन अवलेख से पता चलता है कि दांती दुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार कर हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ किया था? हिरण्य गर्भदान। ठीक है, ये वाला यज्ञ किया। यज्ञ में प्रत्याहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। उसने तुला पुरुष दान यज्ञ भी संपन्न कराया था। ठीक है, तो हिरण्य गर्भदान और तुला पुरुष दान, ये दो यज्ञ किए थे। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, यानी चोलों के समय व्यापारियों की किस इकाई प्रशासनिक कार्य देखती थी? ऑप्शन ए महासभा, ऑप्शन बी कुरी, ऑप्शन सी नगरम, ऑप्शन डी पेरुंगिरी। चलिए आंसर करिए इसका। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नगरम। ठीक है, नगरम चोलकालीन में व्यापारिक नगरों तक सीमित थी। नगरों में व्यापारियों के संगठन को बलंजियर कहा जाता था। नगरों में व्यापारियों के निगम को नगरदार तथा उनके अधीन रहने वाली भूमि नगर कन्नी कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ है?
ऑप्शन ए जय शक्ति, ऑप्शन बी विजय शक्ति, ऑप्शन सी नन्नू, ऑप्शन डी हर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए जय शक्ति। यानी जय शक्ति के नाम से ही जेजाग भुक्ति वंश रखा गया, चंदेल राजाओं के नाम, चंदेल साम्राज्य का नाम जेजाग भुक्ति के नाम से रखा गया। चंदेल राज्य बुंदेलखंड में स्थित था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति है। महोबा लेख के अनुसार इस वंश के तीसरे राजा जय शक्ति अर्थात जेजा ने अपने शासित क्षेत्र को अपना नाम जेजाग भुक्ति दिया, जैसे राजा पृथु ने अब पृथ्वी का नाम दिया। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी। राजा धंग ने खजुराहो को चंदेलों की राजधानी बनाया था। जो खजुराहो जो राजधानी बनी चंदेलों की, वो राजा धंग ने बनाई। तब से खजुराहो ही चंदेलों की राजधानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अरस आसियानी कहा गया है? अरस आसियानी किसको कहा गया है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए अकबर। मुगल काल के सम्राटों में अकबर का सामाजिक सुधारों को लेकर एक अलग स्थान है। उसने सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने का प्रयास किया। अकबर का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ। अकबर को ही उसकी मृत्यु के पश्चात अर्स आसियानी कहा गया। अर्स आसियानी का अर्थ होता है स्वर्ग में रहने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658, सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658, खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659, देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ था, ना कि 15 अप्रैल 1658 को। इस युद्ध में दारा सिको एवं औरंगजेब की सेना के मध्य यह युद्ध हुआ, जिसमें दारा सिको पराजित हुआ। युद्ध के बाद औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, तो ये जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ है वो 29 मई 1658 को हुआ है। और जो अब और अन्य जो युद्ध दिए रखे हैं वो सब सही है। क्वेश्चन नंबर 49, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? 10 मई 1664, 10 मई 1665, 11 जून 1665, 18 जुलाई 1667। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी 11 जून 1665। ओके, 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। संधि के कारण शिवाजी की छवि को बहुत नुकसान हुआ। इसी संधि के फलस्वरूप शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को 5,000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना में भेजने की सहमति दी थी। ठीक है, इसी संधि के बाद संभाजी जो शिवाजी जी के बेटे थे वो 5,000 अपने घुड़सवारों के साथ मुगल सेना में शामिल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 50, बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? ठीक है, ऑप्शन ए अमीर ओवैस, ऑप्शन बी ख्वाजा गाजी, ऑप्शन सी मेहदी ख्वाजा, ऑप्शन डी हिंदू बेग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेहदी ख्वाजा। बाबर का वजीर निजामुद्दीन एक योग्य प्रशासक एवं वीर योद्धा था। वह लगभग सभी युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। निजामुद्दीन ही चाहता था कि बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान मेहदी ख्वाजा को उत्तराधिकारी बनाया जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? ऑप्शन ए बीबी का मकबरा, ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी बाबर द्वारा निर्मित संभल मस्जिद, ऑप्शन डी जोधाबाई का महल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने करवाया था। हमीदा बानो। यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यह मुगल काल का पहला मकबरा था जिसमें दोहरी गुम्मद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें दोहरी गुम्मद का प्रयोग किया गया था। हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, वैष्णव संत बल्लवाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? तो जो बल्लवाचार्य से वो किस संप्रदाय से आते थे? रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय,
ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, यानी रुद्र संप्रदाय। ठीक है। वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत बल्वाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? वाराणसी में। इनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, यानी प्योर डुअलिज्म, प्योर नॉन डुअलिज्म इनका सिद्धांत रहा है या फिलॉसफी रही है। ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? पहला चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सोहरावर्दी संप्रदाय। ठीक है, यानी बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय को मानने वाले थे। शेख बहाउद्दीन जकरिया ने भारत में सर्वप्रथम सोहरावर्दी शाखा का प्रचार किया। इनका जन्म मुल्तान में हुआ था। इन्होंने मुल्तान को ही अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया। इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम, शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। ठीक है, यदि इल्तुतमिश ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 54, ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ताताचार्य की बात हो रही है, एक बेहतरीन फिलोसफर रहे हैं। इनका संबंध किस शासक से था? ऑप्शन ए देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी सदाशिव रॉय, ऑप्शन सी अच्युत रॉय, ऑप्शन डी वेंकट द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन डी, वेंकट द्वितीय। ठीक है, वेंकट द्वितीय अरिबीडु वंश का शासक, महान शासक था। ये अरिबीडु वंश के शासक हैं, यानी ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। ताताचार्य प्रसिद्ध दार्शनिक एवं मातला अनंत नामक कवि वेंकट द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। ठीक है, तो वेंकट द्वितीय के दरबार में एक ताताचार्य रहते थे, दूसरे हैं आपके मातला कवि आनंद। ठीक है, मातला आनंद और ताताचार्य ये दोनों वेंकट द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि विजयनगर के शासकों में किसने राज व्यास की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए हरिहर फर्स्ट, ऑप्शन बी बुक्का फर्स्ट, ऑप्शन सी हरिहर द्वितीय, ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी, हरिहर सेकेंड या हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश की गद्दी पर बैठा था। इसने राजधिराज, इनकी कई उपाधि रही हैं। एक उपाधि है आपकी राजधिराज, दूसरी उपाधि थी इनकी राज परमेश्वर, तीसरी उपाधि रही है महाराजा धीराज, और चौथी उपाधि है आपकी राजव्यास। ये सारी उपाधि आपकी हरिहर सेकंड की उपाधि हैं। ठीक है, हरिहर द्वितीय बीरूपाक्ष, जो बीरूपाक्ष भगवान है उनका उपासक रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए दोखर, ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम, ऑप्शन सी देवल, या इन उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम। कुतुबशाही जो डायनेस्टी है वो आपके गोलकुंडा के आसपास यानी हैदराबाद के रीजन में थी। तो उनका जो मेन आपका पोर्ट रहा है वो मसूलीपट्टनम रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी गोंडवाना, ऑप्शन डी रणथंबोर। तो 57 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मेवाड़। अकबर के समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था। अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय राणा उदय सिंह के दो सरदार जयमल एवं फत्ता पर ही दुर्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। दोनों ही अपने समय के वीर योद्धा थे। ठीक है, यानी जैसे मेवाड़ में आपके जयमल एवं फत्ता हैं, वैसे ही बुंदेलखंड में आला और उदल का नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा, दखिल दरवाजा कहाँ पे? बंगाल में। निम्न में से किसने बनवाया है? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी यूसुफ शाह, ऑप्शन सी बारवक शाह, ऑप्शन डी महमूद शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी,
यानी बारबक शाह। बंगाल के इलियास शाही शासकों में रुकनुद्दीन बारबक शाह एक सज्जन एवं कानून मानने वाला शासक था। वह बंगाल साहित्य का महान संरक्षक था। इसी ने दाखिल दरवाजे का निर्माण करवाया। पर्सी ब्राउन ने दाखिल दरवाजा को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला की सर्वोत्कृष्ट रचना बताई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए सैफुद्दीन फिरोज, ऑप्शन बी अलाउद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन सी नुसरत शाह, ऑप्शन डी हुसैन शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी हुसैन शाह। हुसैन शाह एक महान विद्वान थे। वह हिंदू एवं मुस्लिम जनता के साथ समान व्यवहार करते थे। हिंदुओं ने ही उसे कृष्ण का अवतार, निरपति तलक, इनको हिंदुओं ने क्या क्या बोला है? कृष्ण का अवतार माना है, निरपति सॉरी निरपति तिलक, जगत भूषण, इन सभी उपाधियों से नवाजा है। ठीक है, यह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। कश्मीरी शासक जैनुल आबदीन, ठीक है, जैसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। और ऑप्शन सेकंड, इसने गो हत्या प्रतिबंधित कर दिया था। ऑप्शन थर्ड, यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था। ऑप्शन फोर, इसे मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतंगड़ी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी केवल सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन डी केवल फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी, यानी केवल फर्स्ट सेकंड एंड फोर। ऑप्शन थर्ड गलत है आपका। ठीक है, यानी इसे कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा जाता था, इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। इन्होंने ही गोहत्या पर प्रतिबंध कर दिया था। ठीक है, अपने जो रीजन है कश्मीर के आसपास में, इन्होंने गोहत्या पर प्रतिबंधित कर दिया, गोहत्या को प्रतिबंधित किया। ऑप्शन फोर भी करेक्ट है, जिसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतंगड़ी का फारसी में अनुवाद करवाने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, जबकि यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था, ये गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्न में से किस शासक ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? ऑप्शन ए है हुशंग शाह, ऑप्शन बी है गियास शाह, ऑप्शन सी है दिलावर खान, ऑप्शन डी है जफर खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी गियास शाह। ठीक है, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना गियास शाह के पिता महमूद खिलजी ने की थी, लेकिन गियास शाह अपने पिता की तरह साम्राज्य विस्तारवादी सोच का ना होकर धर्मपरायण था। इसके चरित्र में बहुत अंतर विरोध था। इसके महल में 10,000 से ज़्यादा दासियां थीं। इसी ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंगरक्षक सेना गठित की। इससे जैनों को भी शासन में जगह दी थी, इसने जैनों को भी शासन में जगह दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बहादुर शाह फर्स्ट, जिसके सामने लिखा है साहेब एकबर, जहांदर शाह लंपट मूर्ख, ऑप्शन सी महमूद शाह, मोहम्मद शाह, आगे लिखा रंगीला, शाह आलम सेकेंड घृणित कायर। तो इनमें से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी शाह आलम सेकेंड, जिसे घृणित कायर नहीं कहा जाता था। ऑप्शन ए जो बहादुर शाह फर्स्ट हैं, ये आपके इनको साहेब एकबर कहा जाता था। ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में गद्दी पर बैठे थे। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। महमूद शाह रंगीला के नाम से प्रचलित था। जो आपके जहांदर शाह हैं, इन्होंने तत्कालीन शासक अमीर जुल्फ़िकार खान की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया था। इसके ऊपर इसकी प्रेम का लाल कुंवर का काफ़ी प्रभाव रहा था। इसके समय मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार मिला, जबकि इसकी जो वसूली थी वो मुगल अधिकारी ही करेगा, ना कि मराठे करेंगे। फ़र्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। तो जो घृणित कायर है, ये फ़र्रुखसियर को कहा गया है, ना कि शाह आलम सेकेंड को। फ़र्रुखसियर को जो सिंहासन मिला है वो अली ब्रदर्स सैयद बंधुओं,
जिसमें अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान बराक के सहयोग से मिला। 1719 में रोशन अख्तर मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ, जो रोशन अख्तर था वो मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ, इसका जो पूरा नाम रहा है वो रोशन अख्तर रहा है। रोशन अख्तर मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था 1719 में। इसको भी सैयद बंधुओं ने ही गद्दी पर बैठाया। इसका अधिक समय हरम और हिजड़ों के साथ व्यतीत होता था, इस कारण इसे रंगीला कहा जाने लगा। मोहम्मद शाह के समय 1739 ईस्वी में फारस के नादिर शाह का आक्रमण हुआ। 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई है? ठीक है, नहीं बनवाई गई है, ये पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए है, यानी अजमेर। जयपुर में इनकी वेधशाला है, उज्जैन में भी एक वेधशाला है जो राजा जयसिंह ने बनवाई। इसी प्रकार से दिल्ली में भी एक वेधशाला है, और जो वेधशाला है वो मथुरा है, मथुरा में भी इन्हीं के द्वारा बनवाई गई एक वेधशाला है। ठीक है, जबकि अजमेर में इन्होंने कोई वेधशाला नहीं बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 67, सॉरी क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। ऑप्शन बी, जर्मनी और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। ऑप्शन सी, नौसेना बोर्ड का गठन किया। ऑप्शन डी, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो इसका जो करेक्ट, इसमें से जो गलत है वो है आपका 64 का बी, जिसमें कहा गया है कि जर्मनी और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। ये गलत है आपका, इसमें जर्मनी शामिल नहीं था जबकि फ्रांस शामिल था। टीपू सुल्तान 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर के सिंहासन पर बैठा। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिक्के जारी किए। इसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित थे। ठीक है, हिंदू सम्मत की आकृतियां अंकित थीं। इसने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना तथा अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। ठीक है, 1796 में अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के लिए एक नौसेना बोर्ड का गठन किया तथा मंगलौर, मौलिदाबाद, दाजिबाबाद आदि में डॉकयार्ड का निर्माण करवाया। साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा है। क्वेश्चन नंबर 65, नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? नानक शाही सिक्के, ठीक है। ऑप्शन ए, बंदा बहादुर। ऑप्शन बी, जस्सा सिंह। ऑप्शन सी, रणजीत सिंह। ऑप्शन डी, नवाब कपूर सिंह। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने नानक शाही सिक्के चलवाए थे। 1792 में काबुल के शासक जमान शाह थे, उन्होंने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर की सूबेदारी भी दी। ठीक है, रणजीत सिंह एक कुशल प्रशासक थे। इनकी स्थायी सेना फौजें आयन के नाम से जानी जाती थी। रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपखाने का निर्माण कराया था। विभिन्न मिसलों को संगठित करने के लिए राज्य को सरकार एक खालसा नाम दिया। ठीक है, इन्होंने नानक शाही सिक्के भी चलवाए। रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को अस्वीकार कर अंग्रेजों के समक्ष समर्पण नहीं किया था। रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया तथा 1809 में चार्ल्स मैडकॉप से अमृतसर की संधि की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, नीनू डी काना। ठीक है, नीनू डी कूना ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। 1529 में नीनू डी कूना पुर्तगाली वायसराय बन के आया था। ठीक है, इसमें 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। मद्रास के सेंथोमा, बंगाल के हुगली और काठियावाड़ के दीव पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की, यानी इन सब जगहों पे पुर्तगाली बस्तियां बनाई। अल्फोंसो डी अल्बुवर्क की बात करें तो इन्होंने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का नींव डाली और इसे ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, अल्फोंसो डी अल्बुवर्क को। ठीक है, अल्बुवर्क ने अपनी सेना में भारतीयों की भी भर्ती की थी तथा भारत में पुर्तगाली बस्तियों की संख्या में वृद्धि की एवं उनकी स्थायी बस्तियों के लिए निम्नवर्ती पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने को प्रोत्साहित किया। भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के भारत आया था, यानी ये पहला वायसराय रहा है, पहला वायसराय। ठीक है, पुर्तगाली पहला वायसराय रहा है जो इंडिया में आया था। अल्फोंसो डी वर्क अल्बुकर्क ये भारत में
इसने स्थापना की पुर्तगाली साम्राज्य की, जबकि नीनो डी कूना ने गोवा में पहली राजधानी लेके गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चल। डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी कोचीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम। डचों ने भारत में सबसे पहले कारखाने की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। ठीक है, और ये कब की है आपकी? 1605 में। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। इससे 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार मिल गए थे। डचों ने भारत में 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहले कारखाने की स्थापना की। इसके अन्य कारखाने 1610 में पुलिकट, ठीक है, 1610 में आपका पुलिकट में इनकी फैक्ट्री लगी थी। 1616 में सूरत, 1645 में करिकाल, जबकि 1663 में कोचिन में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। डचों द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की थी? तो किसने दिया है कैप्टन हॉकिंस को मनसबदार किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका 68 का ऑप्शन सी जहांगीर। सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस ये दोनों ही जहांगीर के दरबार में आए थे। कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, इंग्लैंड का जो राजा था जेम्स फर्स्ट, उसके दूत के तौर पे भारत में आया था और ये 1608 में इंडिया आया था। मुगल सम्राट जहांगीर से आगरा मिलने गया। जहांगीर ने इसे आगरा में बसने और 400 का मनसब और जागीर प्रदान करने की अनुमति दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? ऑप्शन ए रिजविक की संधि, ऑप्शन बी एक्सला सैपेल की संधि, ऑप्शन सी मैंगलोर की संधि, ऑप्शन डी श्रीरंगपत्तनम की संधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एक्सला सैपेल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1748 ईस्वी में हो गई थी और वो एक्सला सैपेल की संधि के साथ हुई। इस समय यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था, जो इस संधि से समाप्त हो गया। भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना था। ठीक है, इस संधि से मद्रास पुणे अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था, जो पहले फ्रांसीसियों ने छीन लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मोनरो, ऑप्शन सी मैकाले, ऑप्शन डी लियो कॉर्टिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, यानी लियो कॉर्टिस। ठीक है, द्वैत शासन का जनक लियो कॉर्टिस को माना जाता है। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास ही थी। कंपनी और नवाब दोनों प्रशासन की व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैत शासन कहा जाता है। इंडिया में द्वैत शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने की थी। ठीक है, जिसकी विशेषता उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1772, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन डी 1874। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी 1774। भारत में पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? एलिजा एम्पे, इम्पे सॉरी। ये इनकी चीफ जस्टिस बनी थी। पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में, उसकी चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे थी, तथा 3 अपर न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। यह एक्ट ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए लाया गया था। इसके तहत मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, जिसका नियंत्रण गवर्नर जनरल के पास था। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया? यानी लॉ कमीशन किस चार्टर एक्ट के तहत बना था? ऑप्शन ए 1793 का चार्टर एक्ट,
ऑप्शन बी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय कानूनों को संचित, लिपिबद्ध तथा सुधारने के लिए एक लॉ कमीशन लाया गया या एक विधि आयोग का गठन किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया। ठीक है, केवल सपरिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार था। 1833 के अधिनियम द्वारा कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 73। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? किसके बारे में बात हो रही है? सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इस संबंध में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मॉर्ले को लिखा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 के एक्ट के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। 1935 इस संघ को, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत पर संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय राष्ट्र संघ में शामिल होना चाहती थी मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। यानी इस एक्ट के तहत जो प्रांतों में द्वैत शासन था, डायरकी थी, उसको समाप्त कर दिया गया, जबकि सेंटर में, केंद्र सरकार में इस द्वैत शासन लागू कर दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। ठीक है, प्रांत ऑटोनोमस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 75, और आइए आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है के एम मुंशी, ऑप्शन बी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी, ऑप्शन डी एन गोपालन स्वामी अयंगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, संविधान राजनीतिक सलाहकार बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई गई, जिसके अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, ए के अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी यानी के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ए एम माधव, डी पी खैतान आदि थे। ठीक है, समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को पेश की थी। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस रहे हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। तो जय हिंद दोस्तों।